अपने देश की बताऊं उसके पहले एक पोलैंड की न्यूज सुनो। यहां पर एक 23 साल का स्ट्रीमर है, ऑनलाइन गेम खेलता था, उसे स्ट्रीम किया करता था, वहां का ट्रिगर्ड इंसान। अब आजकल ना बहुत सारे लोग स्ट्रीमर्स को सीरियसली नहीं लेते, खासकर हमारी पुरानी जनरेशन। उन्हें लगता है कि अरे स्ट्रीमर हैं, गेम खेल रहे हैं ऑनलाइन, बच्चा अपने मस्त में कुछ सीरियस काम नहीं कर रहा। पर नहीं, जिनको पता है उनको पता है गेमिंग में बहुत पैसा और बहुत इन्फ्लुएंस है। पैसा कितना है, एक बार मलान फैमिली की नेटवर्थ देख लेना, और इन्फ्लुएंस कितना है पोलैंड के एग्जांपल से सुनो। यहां पर एक 23 साल की गेमर ने 9 दिन तक एक चैरिटी लाइव स्ट्रीम की। हाँ, 9 दिन तक उसने गेम खेला लाइव ऑनलाइन। पता है उसने कितने रुपए का कैंसर रिलीफ फंड रेज किया? सिर्फ 9 दिनों में उसने $68 मिलियन की चैरिटी रेज की। 560 करोड़ रुपए की चैरिटी ऑनलाइन गेम खेल के। इसका स्ट्रीम इतना बड़ा हो गया था कि वर्ल्ड वाइड ट्रेंड हो गया। बड़े बड़े दुनिया के सेलिब्रिटीज, पॉप स्टार्स, म्यूजिशियंस आने लगे। वो कोल्ड प्ले का क्रिस मार्टिन वो भी ज्वाइन किया था, तो उन सब ने भी डोनेट किया, जनता ने डोनेट किया, और उसने कैंसर के लिए 560 करोड़ रुपए जोड़ दिए। दैट इज वाई अगर आप ऑनलाइन कंटेंट बनाते हो तो आपको समझना पड़ेगा कि जो इन्फ्लुएंसर शब्द का यूज होता है क्यों होता है। आप सही तरीके से इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करो, आप करोड़ों करोड़ों रुपए रेज करके कितने लोगों की जान बचा सकते हो। और गलत तरीके से करो तो फिर सट्टा खिला लो, गुटखा बिचवा लो। और ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज की कमी नहीं है। इसको देखो, यूएस का 14 साल का बच्चा है, जेड बेकर नाम है इसका, कैंसर से पीड़ित था, इसकी थेरेपी हुई, ही डिफीटेड द डिजीज। अब एक फाउंडेशन है, मेक अ विश फाउंडेशन। ऐसे जो एक्सट्रीम डिजीज से बच्चे जो लड़ रहे होते हैं उनकी एक मेक अ विश फाउंडेशन है कि भाई क्या पता आपके जीवन में आगे क्या हो, एक विश दो, आपकी जो विश होगी वो पूरी करेंगे। अब ज्यादातर जो बच्चे होते हैं अपनी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। डिज्नीलैंड की विजिट हो गई, कोई किसी फेमस क्लब का कोई मर्चेंडाइज हो गया, कोई फेमस सेलिब्रिटी से उनको मिलवा दिया जाता है, पर जूड ने ऐसा नहीं किया। 14 साल के बच्चे की मेक अ विश ने पूरी दुनिया को इंस्पायर कर दिया। इसने बोला 300 होमलेस परिवारों को खाना खिलाओ, आप उनको उनकी बेसिक एमिनिटीज दो, ये मेरी विश है। एंड आई डोंट नो अबाउट यू, जब मैं ऐसी चीजें सुनता हूं ना मुझे लगता है टाइम एंड मैच्योरिटी एंड एज आर वेरी रिलेटिव। वरना सोच के देखो, दोनों एक ही देश के हैं। एक 80 साल का बुढ़ऊ बचकाना लगता है और एक 14 साल का बच्चा बड़प्पन दिखा देता है। सिक्किम राज्य दुनिया का, सिर्फ देश का नहीं, दुनिया का पहला फुली ऑर्गेनिक स्टेट बन गया है। पहला ऐसा राज्य जहां पे कोई प्रोडक्शन होता है, खेती होती है, फार्मिंग होती है, बिना पेस्टिसाइड, बिना फर्टिलाइजर के होता है। सब कुछ नेचुरल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से, बिना कोई कीटनाशक खाद्य पदार्थ के उगाया जाता है। और ये खुद को तमगा नहीं दिया है सिक्किम ने। यूनाइटेड नेशंस की FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ये चीज नोटिस की है। और इतनी जल्दी भी अचीव नहीं हुआ सिक्किम को, ये 20-25 साल लग गए। 2003 से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था कि हम अपने स्टेट को एक ऑर्गेनिक स्टेट बनाएंगे। उसी हिसाब से उन्होंने लोगों को एनकरेज किया, उसी हिसाब से पॉलिसीज बनाई, और आज सिक्किम में फल सब्जी इतनी साफ है कि उसको अगर दिल्ली कलकत्ता के पानी से धो दो तो गंदी हो जाए। Why can't Uttarakhand become like this? I will return to my state instead of living in this hell Delhi. यार with the right intent, leave Uttarakhand, even Delhi can become like this. एक चीज बहुत होती है जो सिक्किम ने किया कि उन्होंने प्लास्टिक बॉटल बैन करके वो बैम्बू बॉटल यूज कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं। एक कॉन्सेप्ट आया था अभी रिसेंटली, उत्तराखंड हिमाचल में ही कहीं लॉन्च हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं, कि वहां पे एक कार्बन क्रेडिट होता है। आप कहीं से कोई बॉटल लो, आपसे एक कोलैटरल रख लिया जाएगा, दूसरी दुकान पे आप वो प्लास्टिक की बॉटल लौटा दो, आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। तो इंसान जबरदस्ती बॉटल लेके पहाड़ों में नहीं फेंकेगा। अब इसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहिए, इसके लिए आपको कोई मैसिव फंडिंग नहीं चाहिए, बस राइट इंटेंट चाहिए। वो ज्यादातर सरकारों में है नहीं, वो फ्रीबीज दे के वोट लेने में जुटी हुई हैं। अगली खबर आती है जर्नलिज्म पे। आपने ये वाली क्लिप जरूर देखी होगी। प्रधानमंत्री मोदी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस वीडियो को सिर्फ 24 घंटे के अंदर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका। जब वोट से ज्यादा लाइक्स की वैल्यू होने लगे तो उसको जर्नलिज्म नहीं, जिंगोइज्म कहते हैं। झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये एक इमोशन है, ये एक एहसास है। इमोशन है, ये एहसास है। इनको लग रहा है इन्होंने ऐसे हिंदी में बोल के बहुत कूल लग गई है। दीदी आपको लग रहा है बहुत। कमेंट सेक्शन खोल लो अपना, एक ही शब्द आता है उसमें बार 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 बार, पता है क्या? डी से शुरू होता है वो। देसी बन गई, कभी ग्राउंड पे भी उतर लिया करो मैडम। और ये सिर्फ एंकर्स की बात नहीं है, सड़ गया है पूरा इकोसिस्टम अंदर से। तुम कुछ नहीं कहोगे, चलो डिबेट नहीं देखेंगे, वो 100 टॉप हेडलाइन आती है ना, वो देख लेंगे। तो मैं एक बार अपनी बस मन बना के बैठ गया। 100 दिन की टॉप हेडलाइन थी, जिसमें से 30 थी कि बंगाल चुनाव में किसने किससे क्या कहा, अगली 30 थी ईरान वॉर में ट्रंप ने किससे क्या कहा। जनता के मुद्दे 62वें नंबर से शुरू हुए और 90 पे खत्म हो गए, क्योंकि आखिरी के 10 IPL के होने थे। ये हालत हो गई है जर्नलिज्म की। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं, बार बार कहते हैं कि ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं, जो आज भी जर्नलिज्म को जिंदा रखे हुए इस देश में। हमने पिछले हफ्ते वो CNN की रेप एकेडमी वाली इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बताई थी। ऐसे ही हमारे देश में दैनिक भास्कर की एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं बिहार से,
उन्होंने स्टोरी की है ऑर्केस्ट्रा एकेडमी। काफी टाइम से खबर आ रही थी कि उस एरिया में ये ऑर्केस्ट्रा चलता है ना, जो प्रोग्राम होता है, रात को नाच होता है, लड़कियां नाचती हैं, ऑर्केस्ट्रा के नाम पे वहां पे एक सेक्स ट्रैफिक चल रहा था। तो भास्कर की एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है जो अंडर कवर गई एज अ डांसर बन के, वहां पे गई, बोली हरियाणा से आई हूं, यहां काम करना चाहती हूं। 3-4 दिन वहां पे पूरी गैंग के बीच में रही, उनको मारा पीटा गया, टॉयलेट साफ कराया गया, बर्तन मंजवाए गए, उनको 3-4 बार बेच दिया गया इसी बीच में। लेकिन वो अंडर कवर रही, लोगों से सवाल पूछती रही, जानती रही ये कैसे रैकेट काम करता है, इसको चलाता कौन है, ये आसपास में जो लड़कियां इसमें ऑलरेडी काम कर रही ये कैसे फंस गई, कौन कौन इनके कस्टमर्स हैं। पता चला सिवान के लोकल ब्यूरोक्रेट से लेके नेताओं तक तार जुड़े हुए हैं। और एंड में लोगों को शक हो गया, रिपोर्टर को बकायदा अपनी जान बचा के भागनी पड़ी है वहां से। पर हम लोग इस केस के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी ने अपनी जान को रिस्क पे लाके वहां पे जाके रिपोर्टिंग की, और यही है जर्नलिज्म। अपनी एसी गाड़ी में बैठ के, अपनी एसी स्टूडियो में जाके, ब्लैक कोट पैंट पहन के, बड़े बड़े ग्राफिक्स की आड़ में झाल मूड़ी का पोस्टमार्टम करना जर्नलिज्म नहीं होता। दिस इज जर्नलिज्म। अगर आप इन रिपोर्टर का नाम जानना चाहो तो वो है महिमा सिंह, एक बिहार बेस्ड जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये पूरी स्टोरी कवर की है। अगर आप इनके काम को सपोर्ट करना चाहो तो इनके सोशल मीडिया हैंडल्स लगा देता हूं, जाके फॉलो कर लेना और इनके आर्टिकल्स पढ़ लेना और एक बार हालचाल पूछ लेना। क्योंकि हमारे यहाँ ना जर्नलिस्ट, खासकर जो रीजनल जर्नलिस्ट होते हैं, जो ऐसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स करते हैं, बहुत रिस्क में काम करते हैं। एक जर्नलिस्ट ने करप्शन का केस उजागर किया था, उसको मार के सेप्टिक टैंक में डाल दिया था। एक ने अस्पताल में करप्शन बताया था तो उसको मार दिया था। तो ऐसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट निकालना जहां आप लोकल माफिया, पुलिस, पॉलिटिशियन नेक्सस को एक्सपोज करो तो बहुत रिस्क होता है। और नेशनल मीडिया से एक्सपेक्ट मत करना कि वो इनके लिए कुछ स्टैंड लेंगे। उनके तो खुद के रिपोर्टर को अगर कोई सवाल पूछने पे नेता कुत्ते की तरह धुतकार देता है तो वो शाम को प्राइम टाइम करते हैं, आज आपको बताएंगे कुत्ते होने के 5 फायदे। तो उनको फॉलो करके सपोर्ट जता देना, ऐसे पत्रकारिता को अप्रिशिएट करने की बहुत जरूरत है। छत्तीसगढ़, जहां पर 650 विलेजेस में रिसेंटली बस कनेक्टिविटी मिली है। हाँ, छत्तीसगढ़ के 650 ऐसे गांव जहां अब जाके एक बस पहुंची है। क्योंकि पहले वहां पे माओवाद इतना था, इंस्टेबिलिटी इतनी थी, इंसर्जेंसी इतनी थी कि लोग अपने घर से निकलने में डरा करते थे। प्राइवेट बस वाले जो है वो अपने रूट्स पे बस नहीं चलाया करते थे, कब मार दिए जाएं, लूट लिए जाएं। तो अब वहां पर जब इंसर्जेंसी थोड़ी कम हुई है तो ऐसे ऐसे कई सारे गांव हैं जहां पर अब बस पहुंचती है, जहां पे उनके रिश्तेदार आ सकते हैं, बच्चे स्कूल जा सकते हैं, किसी को कोई परेशानी हो तो शहर जाके नौकरी कर सकता है, अस्पताल में जा सकता है। छोटी छोटी बेसिक नीड्स जो हमें घर के आसपास आराम से मिल जाती हैं, ऐसे ही हमारे देश में जगह हैं जहां पे आज़ादी के बाद 70-80 साल लग गए एक बस स्टॉप पहुंचने में। हम अंग्रेजी में शब्द पढ़ते हैं ना, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, हम उसका मतलब समझते नहीं है। उसका मतलब ये होता है, तभी बोलते हैं इंसान में एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है। आप कभी अपने से कम सक्सेसफुल या कम पढ़े लिखे व्यक्ति से मिलो तो हो सकता है कि उसको वो प्रिविलेजेस नहीं हो, उसके पास वो एक्सेस नहीं हो, उसके पास वो संसाधन नहीं हो जिससे वो नहीं बन पाया जो बन सकता था। भैया, डोर टू डोर सेंसस इज अ गुड थिंग, बट डोंट यू थिंक न्यू स्कैम्स विल बी नाउ also get started, especially in rural areas, by using the name of government and asking their personal details? What's your say on this? यार देख, स्कैम्स तो हर चीज पे चलते ही रहेंगे। आप कब तक? अब सरकार नौकरी देना चाहिए कोई स्कीम के तो कोई फेसबुक का ग्रुप बना लेता है जिसमें लोगों को मैसेज करता है कि सुनो 5,000 रुपए दो, 50,000 की नौकरी मिलेगी। तो जस्ट बिकॉज कुछ खराब चीजें हो सकती हैं उसके लिए आप अच्छी चीजें करना बंद थोड़ी कर दो। Thank you so much guys for supporting. We'll see you in the next episode. Till then, tata, bye bye, take care, and don't forget to like, subscribe and share.